एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन एरा। आई एम गौरव चौधरी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं द मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर क्लास 10 का पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, पावर का सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, अगर हम सही ढंग से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे रिड्यूस हो सकता है, ये इस चैप्टर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक इक्वेशन दे रखी है, आई हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माइंड, कि मेरे माइंड में एक सिंपल इक्वेशन आई है, पावर शेयरिंग इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर। कि पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि जो पावर होता है उसको डिवाइड करना, और अगर पावर को डिवाइड कर रहे हैं वीकिंग द कंट्री, तो इसे कंट्री है वो वीक हो जाएगा। तो वाई डू वी स्टार्ट बाय टॉकिंग ऑफ दिस, तो हम बात पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि पावर शेयरिंग है वो क्यों जरूरी है। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल के थ्रू की पावर शेयरिंग है वो क्यों जरूरी है हमारे लिए। हम लोग देखेंगे कि एथनिक ग्रुप क्या होते हैं। एथनिक ग्रुप का मतलब होता है कि लोगों की ग्रुपिंग करना। जैसे यहाँ पर हम लोग अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं लोगों के, ये अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ये अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ये अलग लैंग्वेज बोलते हैं। इस आधार पर लोगों की ग्रुपिंग करने को क्या बोला जाता है, एथनिक बोला जाता है। ये ग्रुपिंग है वो कल्चर बेस्ड भी हो सकती है और उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे भी हो सकती है, इसको बोला जाता है एथनिक ग्रुप। अ सोशल डिवीजन, एथनिक का मतलब क्या होता है, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शायद कल्चर, यानी सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों को डिवाइड करना, किस बेस पे डिवाइड करना कि वो कैसा कल्चर है वो यूज करते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट, और एक एथनिक ग्रुप यानी जिन लोगों का एथनिक ग्रुप सेम होता है वो सेम टाइप का कल्चर है वो फॉलो करते हैं। बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल, यानी ये लोग हैं ये फिजिकल आधार पे इनमें सिमिलरिटीज हो सकती है, कल्चर के आधार पे सिमिलरिटी हो सकती है, या फिर दोनों आधार पे इनके अंदर सिमिलरिटी हो सकती है, लेकिन इनका रिलीजन एक हो और नेशनलिटी एक हो ये जरूरी नहीं हो। ये जरूरी बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि पावर शेयरिंग है वो कैसे की। श्रीलंका है उसने अपने वहाँ पर पावर शेयरिंग कैसे की, बेल्जियम ने अपने वहाँ पर पावर शेयरिंग कैसे की, और कैसे है वो बेल्जियम है वो कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में सक्षम हुआ, श्रीलंका है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बना रहा। सबसे पहले बेल्जियम क्या देखते हैं कि वहाँ पर एथनिक कंपोजिशन कैसा है। बेल्जियम है वो एक स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर, वो उतना ही है जितना कि हरियाणा की साइज है, उतने के बराबर है वो बेल्जियम की भी साइज है। और जो बेल्जियम है उसकी जो बॉर्डर है वो फ्रांस से लगती है, नीदरलैंड से लगती है, जर्मनी से लगती है और लग्जमबर्ग से लगती है। और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पर एथनिक कंपोजिशन क्या है, चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा है। एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन होती है उसकी ग्रुपिंग कर देना लैंग्वेज बेस्ड पे, फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे, या फिर कल्चर बेस्ड उनको अलग अलग ग्रुपिंग कर देना, इसको क्या बोला जाता है, एथनिक कंपोजिशन। ये वाला जो एरिया है यानी बेल्जियम का जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको फ्लेमिश रीजन बोला जाता है, और यहाँ पर जो बेल्जियम की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% लोग यहाँ पे रहते हैं, और जो लोग नॉर्थ पार्ट में रहते हैं वो डच लैंग्वेज यूज करते हैं। फिर इसके साउथ वाला पार्ट है जो वॉलोनिया रीजन है, वॉलोनिया रीजन के अंदर 40% लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और 1% लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। यानी 40% लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो वॉलोनिया रीजन के अंदर रहते हैं, और 1% लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। जो लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन है वो 59% है, और ये फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते हैं। 40% लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और वो वॉलोनिया रीजन के अंदर रहते हैं। एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम, एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम हैज अ कॉम्प्लेक्स एथनिक स्ट्रक्चर। जैसे हमने देखा कि बेल्जियम के अंदर है वो एथनिक कंपोजिशन है, एक अलग टाइप का एथनिक कंपोजिशन है। जो 59% लोग हैं डच स्पीकिंग बोलते हैं, और 40% लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, 1% लोग हैं वो जर्मन स्पीकिंग है। अब कॉन्फ्लिक्ट किन के बीच में होता है, कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट किन के बीच में होता है, जो लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं वो और जो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का रीजन क्या होता है कि जो लोग मेजोरिटी के अंदर होते हैं वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट है, उनकी नीड है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और खुद के लिए ही सिर्फ रूल बनाते हैं, और सब जितने भी रूल वगैरह बनाए जाते हैं वो मेजोरिटी वालों के फेवर में बनाए जाते हैं।
उसकी वजह से वहाँ पर है वो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो जाता है। अब बेल्जियम है, बेल्जियम में एक स्पेशल सिचुएशन होती है कि डच स्पीकिंग लोग है वो पूरे कंट्री के अंदर तो है मेजोरिटी के अंदर, और जो बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पर ये लोग है माइनॉरिटी के अंदर। यानी जो लोग पॉपुलेशन में ज़्यादा है वो कंट्री के अंदर तो ज़्यादा है, लेकिन जो कैपिटल है वहाँ पर वो लोग क्या है, कम है। कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का रीजन क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी है, यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग माइनॉरिटी के अंदर है, फिर भी वो लोग हैं वो रिच है और वो लोग पावरफुल है। डच स्पीकिंग जो मेजोरिटी के अंदर है, कंट्री के अंदर वो लोग मेजोरिटी में, हमने देखा कि 59% है वो डच कम्युनिटी के लोग हैं जो डच लैंग्वेज बोलते हैं। गॉट बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन लेटर फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड, डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनको डेवलपमेंट के अंदर उनको लेट डेवलपमेंट होता है उनका, उनको एजुकेशन के अंदर है वो लेट एजुकेशन पहुंचती है, उसकी वजह से वो लोग हैं वो एक खुद को एक अपेक्षित महसूस करते हैं, नहीं उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट में भी उनको पीछे रखा जाता है, एजुकेशन है वो उनको बाद में दी गई। इस वजह से क्या होता है वहाँ पर टेंशन बिटवीन कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। डच कम्युनिटी के लोग हैं जब उनको उनके जो राइट्स है उससे वंचित किया जाता है तो बेल्जियम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। 1950s और 1960s के अंदर है वो लोग हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मोर सीरियस इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स के अंदर ये कंडीशन है वो और भी ज़्यादा सीरियस हो गई, और अब यहाँ पर क्या रिस्क क्रिएट हो गया, डिवीजन ऑफ कंट्री कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंट्रोल ऑफ ब्रुसेल्स, कि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोका गया तो जो कंट्री है उसमें डिवीजन हो जाएगा, यानी जो कंट्री है उसके टुकड़े हो जाएंगे, उसका डिवीजन हो जाएगा अगर कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोका गया या फिर कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल नहीं किया गया तो डिवीजन होने का रिस्क है कंट्री का। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी प्रॉब्लम आई बेल्जियम के अंदर, हम लोग देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया और बेल्जियम है वो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालता है, यही दे रखा है अकोमोडेशन इन बेल्जियम के अंदर। लीडर्स ऑफ बेल्जियम फॉलोड अ डिफरेंट अप्रोच, बेल्जियम के लोग हैं वो सॉल्यूशन की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। उनके अंदर जो रीजनल डिफरेंसेस थे, यानी कुछ रीजन के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, कुछ रीजन में ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, कुछ में कम डेवलपमेंट हुआ, तो उन्होंने क्या किया रीजनल जो डिफरेंसेस थे उसको रिकॉग्नाइज किया, यानी उनको भी प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी। रेस्पेक्टेड कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी उन्होंने जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, कुछ लैंग्वेज बोलते थे, कुछ लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, तो उन्होंने उसको रेस्पेक्ट देनी शुरू कर दी, यानी उन्होंने इक्वल कर दिया, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले और डच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को उन्होंने इक्वल कर दिया। बिटवीन 1970s एंड 1993 दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम, वो कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए क्या करते हैं, यानी वो 1917 से लगा के और 1993 तक है वो 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करते हैं। अमेंडमेंट करने का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करते हैं। वो क्या करते हैं, टू अलाउ ऑल कम्युनिटीज टू लिव टुगेदर पीसफुली, यानी उन्होंने उनका एक ही एम था कि जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो सब साथ में मिलके रहेंगे और शांति के साथ रहेंगे। चर्च ऑफ बेल्जियम मॉडल, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बेल्जियम है उसने ऐसा कौन सा मॉडल एक्सेप्ट किया जिसकी वजह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है वो रिड्यूस हो गया। क्या, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं और जो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं उन सबको इक्वल कर दिया, यानी अगर 50 मेंबर इसके हैं तो 50 मेंबर इसके होंगे, यानी 50-50 रिप्रेजेंटेशन कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो गया, इनके नंबर है वो बराबर कर दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर है वो अगर 50 है तो इनको किसके इक्वल कर दिया, फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर के इक्वल कर दिया, उससे कॉन्फ्लिक्ट है वो रिड्यूस हो गया। सम रूल्स रिक्वायर मेजोरिटी सपोर्ट फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, बच्चों लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब होता है कि लैंग्वेज के आधार पे हम जब ग्रुपिंग करना शुरू कर देते हैं ऐसे ग्रुप को बोला जाता है लिंग्विस्टिक ग्रुप। अंदर इन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि कुछ लॉ अगर पास करने हैं तो उसमें दोनों मेजोरिटी के लोगों का बराबर सपोर्ट होगा तभी वो बिल पास होगा, नहीं तो
कि कुछ लॉज ऐसे बना दिए उन्होंने कि उनको अगर पास करना है तो मेजोरिटी का सपोर्ट होना ज़रूरी है। यानी उसमें डच लैंग्वेज वाले लोग हैं, उनका सपोर्ट भी ज़रूरी है, और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का सपोर्ट भी ज़रूरी है, तभी वो लॉ है वो पास होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है? नो कम्युनिटी टेक डिसीजंस अलोंग यूनिलेटरी, यानी कोई भी कम्युनिटी है वो अकेले कोई भी मेजर डिसीजन नहीं ले सकती है। उन्होंने क्या सिस्टम कर दिया? पावर शेयर विद स्टेट गवर्नमेंट, यानी उन्होंने जो पावर है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भी शेयर कर दिए। यानी कुछ पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर थे वो किसको डिलीवर कर दिए? स्टेट गवर्नमेंट को। यानी कुछ रूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और कुछ सब्जेक्ट है उस पर रूल है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 5 सब्जेक्ट पे रूल बना रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिया कि इसलिए अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपने से रिलेटेड कोई भी अगर लॉ बनाना है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रही। अब वो खुद ऑटोनॉमी हो गई और स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने आप है वो रूल बना सकती है। उसका रिजल्ट फेडरल स्ट्रक्चर, यानी जो बेल्जियम है उसने ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया। फेडरल स्ट्रक्चर यानी जो फेडरल वर्ड है वो किससे बना हुआ है? फ्यूडल से बना हुआ है। फ्यूडल का मतलब क्या होता है कि एंशियंट टाइम में कोई किंग होता वो अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता मिनिस्टर के पास में, यानी कुछ पावर है वो मिनिस्टर को डिलीवर कर देता। मिनिस्टर क्या करते? अपने सबऑर्डिनेट को कुछ पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, पावर का है वो डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है फेडरल स्ट्रक्चर। तो बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम ने अपना जो पावर था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। यानी कुछ पावर है वो अपने पास रखा, कुछ पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिलीवर कर दिया। रीजनल ऑटोनॉमी इंश्योर्ड, इससे क्या हुआ कि रीजनल ऑटोनॉमी बनी रही। यानी छोटे मोटे कोई डिसीजन लेने होते तो स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद ले लेती है, नहीं कोई लॉ बनाना होता तो स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद लॉ बना देती, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रही। तो बेल्जियम ने क्या किया? रीजनल ऑटोनॉमी को इंश्योर कर दिया। ने क्या किया? स्पेशल गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स, यानी ब्रुसेल्स के अंदर एक स्पेशल गवर्नमेंट बनाई गई, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स। क्या क्या उन्होंने? इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यानी जो ब्रुसेल्स के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। एडजस्टमेंट क्या हुआ? फ्रेंच एक्सेप्टेड, जो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले थे उन्होंने ब्रुसेल्स के अंदर डच लैंग्वेज बोलने वालों को इक्वल बना दिया, और जो डच लैंग्वेज बोलने वाले थे जो कि कंट्री के अंदर मेजोरिटी में थे उन्होंने वहां पर है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वालों को अपने इक्वल मान लिया। इस प्रकार उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन कम्युनिटीज, और जो मेजर टू कम्युनिटीज थी फ्रेंच और डच है उन्होंने वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और बैलेंस बनाया पावर का, यानी पावर है उसको बैलेंस कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट है 4th नंबर पे कम्युनिटी गवर्नमेंट यूनिक फीचर्स, यानी वहां पर उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बने, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बने जो कि बेल्जियम के अंदर एक यूनिक फीचर्स है जो हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट, उन्होंने एक नई तरीके की गवर्नमेंट बनाई जिसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। क्या हुआ वहां पर? इनको इलेक्ट कैसे किया जाता? पीपल ऑफ सेम लैंग्वेज ग्रुप्स, यानी इनको इलेक्ट करने का सिस्टम था। कम्युनिटी गवर्नमेंट को कैसे सिलेक्ट किया जाता कि जो डच लैंग्वेज बोलने वाला है वो अपने कम्युनिटी के लोगों को सिलेक्ट करेगा, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाला है वो अपनी कम्युनिटी को सिलेक्ट करेगा, और जर्मन वाला है वो अपनी कम्युनिटी को सिलेक्ट करेगा। इस प्रकार बेल्जियम ने क्या किया? पीपल ऑफ सेम लैंग्वेज ग्रुप है वो अपने लोगों को इलेक्ट करने लग गए। दे हैव बीन गिवन दिस पावर, और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई इसको क्या पावर दिया गया कि अगर डच लैंग्वेज बोलने वाला है उसके कल्चर से रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाना है तो डच वाला बनाएगा। फ्रेंच लैंग्वेज वाला है उसको अगर अपनी एजुकेशन पे कोई अगर लॉ बनाना है तो फ्रेंच वाला अपने एजुकेशन से रिलेटेड मैटर को सॉर्ट आउट करेगा। जर्मन बोलने वाला है उसको अपने लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इश्यू है उसको सॉर्ट आउट करना है तो वो जर्मन करेगा।
यानी सबको पावर दे दिया कि आप है वो रीजनल जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है वो अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड डिसीजन खुद लेंगे। उसका क्या रिजल्ट निकला? प्रोटेक्ट कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ ईच ग्रुप। इससे हर कल्चरल ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी है वो बनी रही। नेचर ऑफ बेल्जियम मॉडल। अब अगर हम बेल्जियम मॉडल को अगर अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो हमें लगेगा कि ये जो मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये एक यूनिक सिस्टम है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब बेल्जियम मॉडल है उसको अंडरस्टैंड करना तो डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, यानी इसका रिजल्ट निकला है वो बहुत अच्छा निकला है। आउटकम्स क्या निकल के आया? प्रिवेंटेड, चीज़ों को प्रिवेंट करता है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज, यानी जो कम्युनिटी थी उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको रिड्यूस करता है। डिवीजन ऑफ कंट्री, अगर वो लोग इसका रिजल्ट, अगर वो लोग इसको सॉर्ट आउट नहीं करते तो बेल्जियम में वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता, अलग अलग कंट्री बन जाते। बेल्जियम मॉडल है वो कौन सी चीज़ों को मेंटेन करता है? यूनिटी बना के रखता है और पीस को इस्टेब्लिश करता है। यूरोपियन यूनियन चूज ब्रुसेल्स एज द हेड क्वार्टर्स। बेल्जियम के लोग थे, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया और इक्वलिटी बना के रखी। उस वजह से जो यूरोपियन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया है? ब्रुसेल्स के अंदर है वो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर पीस, उन्होंने पीस को इस्टेब्लिश किया, यूनिटी को इस्टेब्लिश किया, और उससे यूरोपियन यूनियन है वो अट्रैक्ट हुआ, उन्होंने ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर बनाया। शो सक्सेस एंड स्टेबिलिटी, उन्होंने सक्सेस को शो किया और स्टेबिलिटी बनाई अपने वहाँ पर, यानी एक तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। बेल्जियम के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका है वो 1948 के अंदर इंडिपेंडेंट हुआ। उसकी अगर लोकेशन देखें तो वो एक आइलैंड कंट्री है और साउथ एशिया के अंदर उसकी लोकेशन है, और इंडिया का जो स्टेट है तमिलनाडु उसके पास उसकी लोकेशन है। नहीं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर श्रीलंका है। पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल 2 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। एथनिक कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन पहले बात कर ली है कि लैंग्वेज बेस्ड है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, उस आधार पे अगर हम ग्रुपिंग करते हैं जिसको बोला जाता है एथनिक। वहाँ पर अगर एथनिक कंपोजिशन की बात करें श्रीलंका के अंदर तो 74% लोग हैं जो सिन्हला लैंग्वेज बोलते हैं, और ये लोग मेजोरिटी के अंदर है। बच्चों आपको पता होना चाहिए मेजोरिटी का मतलब है कि जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उसको बोला जाता है मेजोरिटी, जिनकी पॉपुलेशन कम होती है उसको बोला जाता है माइनॉरिटी। तो श्रीलंका के अंदर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो सिन्हला लैंग्वेज बोलने वालों की है। सिन्हला, सिहल, सिहली, ये लैंग्वेज सेम ही है, इनके लिए अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं। सिन्हला लैंग्वेज है वो 74% बोली जाती है श्रीलंका के अंदर, और ये लोग मेजोरिटी के अंदर है। 18% पॉपुलेशन है वो तमिल स्पीकिंग लोगों की है, और ये लोग है वो माइनॉरिटी के अंदर है। ये श्रीलंका का मैप है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो सिन्हला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो सेंट्रल पार्ट के अंदर रहते हैं। उसके बाद तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो नॉर्थ वाले पार्ट के अंदर है या ईस्ट वाले पार्ट के अंदर रहते हैं। और कुछ लैंग्वेज बोलने वाले हैं इनको हम लोग आगे मेजर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी जो तमिल है वो 2 टाइप के तमिल है। कुछ तमिल है वो वहाँ के नेटिव तमिल है, और कुछ तमिल है वो इंडिया से गए थे, यानी तमिल से वो टोटल 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। श्रीलंकन तमिल है वो 13% है, वो वहाँ के नेटिव पीपल है। नेटिव पीपल का है कि मूल लोग, यानी वो शुरुआत से वहीं पे रहते हैं। और तमिल, इंडियन तमिल वहाँ कैसे गए, यानी जब कॉलोनियल टाइम पीरियड था तो वहाँ पर प्लांटेशन वर्क करवाया जाता था, तो यहाँ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के इस वाले पार्ट से जो तमिल रहते थे यहाँ पर उनको है वो श्रीलंका के अंदर शिफ्ट कर दिया, तो उनको क्या बोला जाता है? इंडियन तमिल बोला जाता है। लिव मेनली इन नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री, यानी जो तमिल लोग हैं वो या तो नॉर्थ वाले पार्ट में रहते हैं या फिर ईस्ट वाले पार्ट में रहते हैं। कौन से? वहाँ के जो नेटिव तमिल है वो। 5% हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया, जो 5% तमिल है उनके फादर है वो कभी एंशियंट टाइम में इंडिया से गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्लांटेशन का वर्क होता है, टी है, कॉफ़ी है,
इनका प्लांटेशन होता था, तो ब्रिटिशर्स है वो लेबर के रूप में उनको वहाँ पे लेके गए थे, और उनको आज हम लोग इंडियन तमिल के नाम से जानते हैं। अगर रिलीजियस कंपोजिशन की बात करें, तो जो लोग सिन्हला लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं? वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। जो तमिल जो लोग तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो या तो हिंदू है या फिर मुस्लिम है। 7% लोग है वो क्रिश्चियन है, वो दोनों ग्रुप में इंक्लूड है। पोजीशन कैसा है श्रीलंका के अंदर? 74% लोग हैं वो सिन्हला लैंग्वेज बोलने वाले हैं, वो लोग मेजोरिटी के अंदर है। 18% लोग हैं वो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं, वो माइनॉरिटी के अंदर है। तमिल लैंग्वेज बोलने वालों में भी 13% लोग हैं जो वहाँ के नेटिव है, और 5% लोग हैं वो इंडियन तमिल है, क्योंकि कॉलोनियल टाइम पीरियड में उनके फादर है वो यहाँ से गए थे। मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका, चैप्टर के शुरुआत के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेजोटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जो लोग मेजोरिटी के अंदर है वो अपने हिसाब से अपने कंट्री को चलाना चाहते हैं, और जो लोग वहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर है उनकी नीड क्या है उसको वो लोग इग्नोर कर देते हैं। इसको क्या बोला जाता है? मेजोटेरियनिज्म। श्रीलंका के अंदर मेजोटेरियनिज्म को कैसे देखेंगे? अभी हमने पढ़ा था कि जो लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो वहाँ पर मेजोरिटी में है, तो इसका मतलब है कि वो अपने कंट्री को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं। अब वहाँ पर पॉसिबल सिचुएशन क्या बन सकती है? सिन्हाला लोग मेजोरिटी के अंदर है, कुड डोमिनेट एंटायर कंट्री, इसीलिए वो लोग पूरे कंट्री के अंदर फैले हुए हैं। माइनॉरिटीज कुड बी इग्नोर्ड एंड सप्रेस, जो लोग माइनॉरिटी के अंदर है जैसे इंडियन तमिल है, श्रीलंकन तमिल है, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है और उनको दबाया जाता है। मेजोटेरियनिज्म का मतलब मैंने बताया था, रूल बाय मेजोरिटी इग्नोरिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। निज्म का मतलब होता है कि मेजोरिटी का रूल और माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को इग्नोर करना, इसको बोला जाता है मेजोटेरियनिज्म। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट है वो मेजोटेरियन पॉलिसीज कैसे बनाती है? इंडियन लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वहाँ पर। उसके लिए वो फर्स्ट क्या काम करते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लेके आते हैं 1956 में। इसमें क्या करते हैं वो लोग? सिन्हाला डिक्लेयर एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी वो सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के जितने भी काम होंगे वो उसी लैंग्वेज के अंदर होंगे। कौन सी? सिन्हाला लैंग्वेज के अंदर होंगे। और गवर्नमेंट अगर कोई अगर जॉब के लिए कोई वैकेंसी निकालती है तो उसके जो पेपर वगैरह होते हैं वो भी उसी लैंग्वेज के अंदर होंगे जिसको वो उन लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे रखा है। अगर मान लो कोई बच्चा गुजरात का है, उसको उसने शुरू से लगा के और जब तक उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तब तक उसने अगर गुजराती लैंग्वेज के अंदर स्टडी की है, अगर उसको कंपटीशन का एग्जाम दिलवाया जाए और उसको तमिल लैंग्वेज का पेपर दे दिया जाए तो क्या वो उसको इजीली कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। इसीलिए जबकि श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा है? श्रीलंका के अंदर जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया सिन्हाला लैंग्वेज को। तमिल लैंग्वेज वाज तमिल लैंग्वेज वाज इग्नोर्ड, और तमिल लैंग्वेज बोलने वालों को इग्नोर इग्नोर कर दिया गया है। यानी जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनको वहाँ पर प्रायोरिटी दी जा रही है और जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनको वहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, गवर्नमेंट फेवर्ड सिन्हाला पीपल। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज का मतलब है कि कुछ लोगों को है वो वरीयता के अंदर ऊपर लेके आ जाना, कुछ लोगों को है वो नीचे रख लेना। तो श्रीलंका के अंदर क्या होता है कि जो लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनको वहाँ पर उनके फेवर में डिसीजन लिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एडमिशन दिया जाता है तो जो लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं वहाँ पर जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अब सबसे बुरी स्थिति वहाँ पर ये हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करके उन्होंने कुछ प्रोविजंस बना दिए, जैसे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यानी श्रीलंका के अंदर जो लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वो जो मेजोरिटी के अंदर आए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस कर दिए। जैसे अंदर देखते हैं, स्टेट विल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म, यानी जो स्टेट है वो बुद्धिज्म को प्रमोट करेगा
और बाकी जितने भी कम्युनिटी है वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं उसको वो लोग इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑन श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल है, जब उन्होंने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो रही है लेकिन हमें है वो इग्नोर किया जा रहा है, उनका उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो इसमें देखते हैं। फेल्ट एलिनेटेड एंड नेग्लेक्ट, उनके मन में एक अलगाव की भावना आई कि गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, हमें नेग्लेक्ट कर रही है। और वो लोग ये बिलीव करने लगे देयर लैंग्वेज एंड कल्चर वर इग्नोर्ड, उनको ये लगने लग गया कि उनकी लैंग्वेज को इग्नोर किया जा रहा है, उनके कल्चर को इग्नोर किया जा रहा है। दे वर डिनाइड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, कि उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है वो नहीं दिए जा रहे हैं। वो लोग भेदभाव महसूस करते थे जॉब के अंदर, एजुकेशन के अंदर, सब जगह पे उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। अब तमिल है वो इसको कैसे रिएक्ट करते हैं। तमिल सबसे पहले एक पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं और मूवमेंट शुरू करते हैं और वो डिमांड रखते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। जो तमिल लोग हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जो तमिल लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, रीजनल ऑटोनॉमी को इस्टेब्लिश किया जाए, कि जो अलग अलग स्टेट है उनको भी कुछ पावर दिए जाए। और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करने लगे कि कॉलेज के अंदर जो एडमिशन हो रहा है वहाँ पर उनके साथ में इक्वलिटी हो। जो जॉब के लिए अगर कोई जॉब रिक्रूटमेंट हो रही है तो वहाँ पर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। इस प्रकार ये तमिल लोग हैं वो गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट है वो उनकी डिमांड के ऊपर ध्यान नहीं देती है। फेलियर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिजेक्टेड तमिल डिमांड्स, जो गवर्नमेंट होती है वो तमिल लोगों की डिमांड को रिजेक्ट कर देती है। नो प्रॉपर पावर शेयरिंग, और वो कोई भी प्रॉपर पावर शेयरिंग की बात नहीं करते हैं। राइज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, 1980s के अंदर क्या होता है, तमिल ग्रुप्स डिमांडेड सेपरेट कंट्री, जो तमिल लोग हैं वो अलग, खुद के लिए अलग कंट्री की डिमांड रखते हैं। वो एक तमिल इलम नाम का खुद का एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। जो ट्रस्ट था कम्युनिटी के बीच में वो ब्रेक डाउन हो गया, यानी सियर लैंग्वेज और जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। सिचुएशन टर्न इनटू वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, और धीरे धीरे उनके बीच में हिंसा होने लगी, वो एक दूसरे को मारने लगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी किसी कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है तो जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होती है, पब्लिक प्रॉपर्टीज होती है, उसको जलाया जाता है, उससे कंट्री को नुकसान होता है। वहाँ पर है वो सिविल वॉर शुरू हो जाता है। सिविल वॉर का मतलब है कि जब कोई दो कम्युनिटी के लोग, वो बोली लैंग्वेज बेस्ड हो, रिलीजन बेस्ड हो, वो जब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, इसको बोला जाता है सिविल वॉर। तो श्रीलंका के अंदर भी यही होता है, वो लैंग्वेज के आधार पे लोग हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट टर्न इनटू सिविल वॉर, जब उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, सिविल वॉर शुरू हो जाता है वहाँ पर। लास्टेड फॉर मैनी ईयर्स, और ये सिविल वॉर है वो कई ईयर तक चलता है और लास्ट में 2009 तक ये चलता है और बाद में गवर्नमेंट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर देती है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिविल वॉर, सिविल वॉर के अंदर क्या हुआ, अब जब वहाँ पर सिविल वॉर हो गया तो थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मारा गया, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो रिफ्यूजी हो गए। रिफ्यूजी का मतलब बच्चों ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति है वो किसी कंट्री के अंदर रहता है और उनके साथ में वॉयलेंस होता है और वो लोग हैं उस कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में चले जाते हैं, तो वो वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, तो वो उस कंट्री के लिए रिफ्यूजी हो गए। तो जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले थे उनको अपने कंट्री से ही बाहर निकाल दिए गए, वो रिफ्यूजी हो गए, उनको इंडिया के अंदर आके रहना पड़ा। क्या क्या लॉस हुआ, लाइफ फूड, यानी लोगों का जीवन खत्म हो गया, उनकी प्रॉपर्टी है वो खत्म हो गई। सीरियस डैमेज हुआ, जो सोशल लाइफ थी लोगों की वो एक तरीके से खत्म हो गई। कल्चरल यूनिटी थी, वहाँ पर लोग आपस में रहते थे, वो खत्म हो गया वो उनके बीच में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कंट्री का खत्म हो गया, प्रॉपर्टीज थी उसको डैमेज किया। श्रीलंका का एग्जाम्पल देख के क्या कंक्लूजन निकल के बाहर आ रहा है, मेजोरिटेरियनिज्म लेड टू डिस्क्रिमिनेशन, यानी जहाँ पर किसी एक मेजोरिटी की बात सुनी जाएगी वहाँ लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, एलियनेशन होगा, यानी लोग हैं उनके बीच में अलगाव की भावना आएगी, यानी वो किसी दूसरी कम्युनिटी से नफरत करना शुरू कर देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लैक ऑफ पावर शेयरिंग, हमने देखा कि श्रीलंका के अंदर है वो प्रॉपर पावर शेयरिंग नहीं की गई,
जिसकी वजह से वहाँ पर है वो सिविल वॉर शुरू हो जाता है। मेजोटेरियनिज्म इज हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी। हमें ये ध्यान में रखना है कि जो मेजोटेरियनिज्म है वो डेमोक्रेसी के लिए एक तरीके से खतरा है। अ कंट्री मस्ट रेस्पेक्ट ऑल कम्युनिटीज। हर कंट्री की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर कम्युनिटी को रेस्पेक्ट दे और जो पावर है उसको सही ढंग से शेयर करे, तभी वहाँ पर वो कंट्री है वो डेवलपमेंट कर पाएगा। द पॉलिसी ऑफ मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका लेड टू एलिनेशन ऑफ तमिल्स। हमने देखा कि श्रीलंका के अंदर जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले थे उनकी क्या पॉलिसी थी, उनकी पॉलिसी थी मेजोटेरियनिज्म। उसकी वजह से श्रीलंका के अंदर जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वालों से अलग हो गए और उसका रिजल्ट ये निकला कि वहाँ पर है वो सिविल वॉर है वो शुरू हो जाता है। अब दोनों की अगर सिचुएशन को कंपेयर करेंगे तो बेल्जियम के अंदर हमने देखा कि जो डच है वो मेजोरिटी के अंदर है फिर भी वो वीक है वहाँ पर। फ्रांस है वो माइनॉरिटी के अंदर है फिर भी वो वहाँ पर पावरफुल है। और दोनों के बीच में इनइक्वलिटी की वजह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है। और ब्रुसेल्स के अंदर तो ये कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। श्रीलंका के अंदर देखते हैं कि जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो मेजोरिटी के अंदर है, वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चला रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू डोमेंशन। सिर जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो जब खुद की मन की चलाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है और इससे पूरे कंट्री के अंदर है वो सिविल वॉर शुरू हो जाता है। दोनों को कंपेयर किया है तो हमने देखा कि मेजोरिटी फोर्स इट्स विल, कि मेजोरिटी अगर है, अगर जो लोग मेजोरिटी के अंदर है वो अगर जबरदस्ती अपने मन की करेंगे तो क्या होगा, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाएगा, डिवीजन क्रिएट हो जाएगा और थ्रेटन यूनिटी, देश की एकता को खतरा पैदा हो जाएगा। दोनों एग्जाम्पल हमें ये बताते हैं डाइवर्सिटी विदाउट पावर शेयरिंग लेड्स टू टेंशन, कि अगर किसी कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी है और वहां पर पावर शेयरिंग सही ढंग से नहीं की गई तो वहां पर टेंशन क्रिएट हो जाती है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है, बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर हमने देखा कि टू डिफरेंट टाइप की सिचुएशन है। बेल्जियम है वो प्रॉपर ढंग से इसको हैंडल करता है जबकि श्रीलंका है वो इसको प्रॉपर ढंग से हैंडल नहीं कर पाता है। मेजोरिटी डोमेन्स, बेल्जियम के अंदर हमने देखा कि जो लोग माइनॉरिटी में थे वो लोग डोमेन्स थे नहीं, वो लोग ज़्यादा पावरफुल थे। जबकि श्रीलंका के अंदर हमने देखा कि जो लोग मेजोरिटी के अंदर है वो ज़्यादा पावरफुल है। दोनों ही केस के अंदर अगर प्रॉपर ढंग से पावर शेयरिंग नहीं की गई तो कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाएगा। इसलिए पावर शेयरिंग वो जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए और कंट्री की यूनिटी को बनाए रखने के लिए प्रॉपर पावर शेयरिंग होनी जरूरी है। रीजन विद श्रीलंका, अगर हम श्रीलंका और बेल्जियम दोनों को कंपेयर करें तो बेल्जियम ने क्या किया, पावर को सही ढंग से शेयर किया, जबकि श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, पावर को कंसंट्रेट कर दिया गया सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वालों में। सभी ग्रुप के लोगों को इक्वल रेस्पेक्ट दी गई बेल्जियम के अंदर, जबकि श्रीलंका के अंदर जो मेजोरिटी थी उसको डोमेंशन दिया गया नहीं, उसकी बातें सुनी जाने लगी, उनके फेवर में रूल बनने लग गए। बेल्जियम ने पीस को मेंटेन किया जबकि श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गया। श्रीलंका बेल्जियम के अंदर यूनिटी बनी रही जबकि श्रीलंका के अंदर यूनिटी है वो खतरे में पड़ी, कमजोर हुई यूनिटी। दोनों को कंपेयर करें तो लर्निंग पॉइंट क्या निकल के आते हैं यहाँ पर, बेल्जियम ने क्या किया, उसने सही ढंग से पावर शेयरिंग की इसलिए कंट्री की यूनिटी बनी रही। श्रीलंका है उसने मेजोटेरियनिज्म को सुना तो वहाँ कंट्री है वो कमजोर हो गई। कंक्लूजन ये निकल के आता है यूनिटी इज पॉसिबल ओनली, कि यूनिटी तभी बनी रह सकती है जब सब कम्युनिटी की जो फीलिंग्स है उसको रेस्पेक्ट दी जाए, पावर को सही ढंग से शेयर किया जाए। बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग शोज दैट रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, बेल्जियम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट दी और पावर को सही ढंग से है वो उन्होंने शेयर किया, इससे उनकी यूनिटी है वो मेंटेन रही और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया गया वहाँ पर। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है।